प्रणाम करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। जब कवि सम्मेलन चालू हुआ था तो बहुत लोग थे, 4-5 ने मिलके इतने भगा दिया। इसमें ताली बजाने की बात नहीं है, मैं तो खाली ये देखना चाहता हूं कब इतने और भगाने के लिए कितने कवि और लगेंगे। ये हिमांशु भावसार से कवि सम्मेलन चालू हुआ, कितना चालू आदमी है वहां बैठा था, खिसकते खिसकते वहां पहुंच गया। अब क्या उसकी गोदी में बैठेगा? बुआ जी आई है इतनी दूर से, तू जबरदस्ती में लगा पड़ा। ये देखो कैसा हंस रहा है, जैसे कि बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चला, बढ़िया मंच सजा हुआ, एक सरदार और सिंधी के बीच में सारे कवि फंसे हुए हैं। जीव ले लिया इन्होंने मिलके। जीतू भैया बैठे हैं, जीतू भैया बैठे, जीतू भैया बैठे तो क्या खड़े रहे? बैठने की व्यवस्था है तो बैठेंगे। प्राण पी गए जबरदस्ती। ये यहाँ तक आ गया कवि सम्मेलन, बेरू महाराज तक वीर रस के। ये तो बढ़िया है, नहीं तो देश में वीर रस के कवियों की हालत खराब है। नवाज शरीफ, तेरे पाकिस्तान में आग लगा देंगे। मैंने कहा तेरी बीड़ी बुझ गई, वही जला ले यार। पहले जबरदस्ती टेंशन पाल रहा है। मैं इतनी जोर जोर से कविता पढ़ूं तो मेरे फेफड़े निकल के बाहर आ जाए। कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। मैंने कहा कि क्यों रे, जब ये अपना है तो फिर चिल्लाने की क्या जरूरत? अपना है तो है। मेरा मानना ये है भाई साहब के अपने घर में अपने पिताजी हैं। तो अपन रोज सुबह उठ के कॉलोनी में मोहल्ले में चिल्लाते हैं क्या कि मेरे पिताजी हैं, ये मेरे पिताजी हैं? नहीं चिल्लाते। अपन रोज सुबह उठ के मोहल्ले में चिल्लाते, पड़ोसी को शक हो जाए किसके है भी के लिए यार। इसलिए मैं तो ये टेंशन ही नहीं लेता हूँ। काय के लिए पाकिस्तान पे कविता लिखना? 2 करोड़ पे के देश पे 2 करोड़ की कविता काय के लिए लिखना? और हम तो सनातन धर्म। बड़े भावुक हो मालवा के लोग, इतने में ही ताली बजा दी। 2 करोड़ की कहाँ कविता है? ये सब कवि कह रहे हैं कि आज तो प्रेम में आए हैं, आज तो प्रेम में आए, पैसे तो दिए ही नहीं है। और ये तो हमको भी समझ रहा है कि सिंधी आदमी ने बुलाया तो पैसे का क्या काम। हम ट्रेन में बैठे हुए, मैं बैठा हुआ, लक्ष्वानी जी बैठे, सामने एक चाइनीज बैठा। उस चाइनीज के हाथ पे एक मक्खी बैठी तो उसने यूं करके मारी, उठा के और मुंह में रख ली। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा कितना गंदा आदमी है। 10 मिनट बाद एक मक्खी लक्ष्वानी जी के हाथ पे बैठी, इन्हें यूं करके मारा और उस चाइनीज से बोले बोल खरीदेगा क्या? ये है सिंधी आदमी। काय के लिए पाकिस्तान पर कविता लिखना? हम तो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं। हमारे तो धर्म में लिखा हुआ है, एक बार जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु निश्चित है, पुनर्जन्म लेंगे फिर देश पे कुर्बान होंगे। मुस्लिम धर्म में लिखा हुआ है, एक बार जो मर गया पुनर्जन्म का कोई काम नहीं। इतने बुद्धिजीवी लोग बैठे, कोई मुझे बताए कि हिंदुस्तान का जन्म कब हुआ? नहीं मालूम। लेकिन अपने को ये तो मालूम है कि पाकिस्तान का जन्म 14 अगस्त 1947 को हुआ। मतलब जिसका जन्म हुआ, वाह वाह दुल, वो तो मरेगा। और उनके तो धर्म में लिखा हुआ है, एक बार अगर मर गया तो गया, तो गया। तो गया। तो जो मरने वाला अपने आप, उसकी टेंशन हम काहे के लिए पाले? ये अपन तो क्या मालवा के लोग हैं। मालवा का आदमी इतना एडवांस होता है, गलती से कुएं में गिर जाए तो निकलने से पहले साबुन मांगता है, कब गिर गए तो नहा धो के ही निकलेंगे। अपन तो इतने एडवांस लोग हैं। आप देखो हमारे कपिल भैया ने ये मजमा जमाया, लेकिन कितने भोले आदमी हैं। प्रॉपर्टी का काम करते हैं, देखो कितना भोला आदमी है। जिस उम्र में खुद को फ्लैट ढूंढना थे, उस उम्र में लोगों को फ्लैट बताते फिर रहे। किसी किसी को कल भी समझ में आ सकती है। नोट बंद हो गए, नोट बंद हो गए, प्राण खा गए। नोट बंद हो गए तो क्या हो गया? अच्छा एक बात बताओ, नोट बंद हुआ तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसको हुई? नहीं मालूम। मैं बताता हूँ, सबसे ज्यादा दिक्कत हुई बीजेपी वालों को। नहीं सही कह रहा हूँ मैं राम रहीम कॉलोनी में रहता हूँ, राऊ में। मेरे पड़ोस में एक औरत रहती है,
भैया सुनना नई बात है, आनंद लेना आप। मेरे पड़ोस में एक औरत रहती है, उसका आदमी खूब दारू पिए, ऊपर से भांग का अंटा फंसा है, ऊपर से चिलम फंसा है, और शाम को आके उस औरत को खूब मारे चोटी पकड़ के, दे लात दे घुसे, दे लात दे घुसे। और जब सुबह उस औरत की सहेली उससे पूछे कि क्यों बहन जिया जी कैसे हैं, तो कि भगवान कसम ऐसा देवता आदमी है नहीं कि 7 जन्म में ऐसा ही आदमी मिलना चाहिए। अब ये औरत कौन है? बीजेपी। पति नरेंद्र मोदी सरी का ही मिलना चाहिए। कितना ही मारे, दे लात दे घुसे, दे लात दे घुसे, ताली बजाओ नहीं तो लात घुसे बंद ही नहीं होंगे। अच्छा इसलिए देखो मैं क्या ज्यादा टेंशन का कभी नहीं हूँ कि अर्जुन यदि मिल गया तो कृष्ण की गीता हो जाएगी, व्यथा हृदय की आंख में पावन सरिता हो जाएगी, और आपके लायक यदि हमें भी कुछ कहना आ गया तो एक पंक्ति में ही हमारी संपूर्ण कविता हो जाएगी। वाह 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 अतुल, ताली बजा, अच्छी बात में है मत करो। वाह इधर मामा जी बैठे हैं, नारायण पटेल जी, गुलाबी कलर का कुर्ता फंसाया है, सीधी सरल रेखा कवियत्री से मिला रखी है। जब से कवि सम्मेलन चालू हुआ 4 घंटे हो गए, 10 बार चश्मा निकाला, पोछा, वापस लगाया। आप इतनी ध्यान से देखोगे मामा जी तो वापस मोतियाबिंद हो जाएगा। इतनी ध्यान से क्या देख रहे हो आप? और इन्होंने जो ये चश्मा पोछ रहे वापस लगा रहे, मैं 2 पंक्तियां पढ़ता हूँ नारायण पटेल जी के लिए, अगर ठीक पढ़ दूं तो पटेल साहब के लिए ताली बजाना कि चश्मा पोछ पोछ कर सिग्नल मिला रहे हो। तालियां कमजोर है आपकी कि चश्मा पोछ पोछ कर सिग्नल मिला रहे हो, पर ये वाईफाई नहीं है। आप खुद को दिग्विजय सिंह समझ रहे हो, पर ये अमृता राय नहीं है। अच्छा है, अच्छा अतुल, मामा जी देखो आज क्या आनंद ले रहे हैं। लड़के बिगड़ गए, लड़के बिगड़ गए, कहाँ से बिगड़ गए? मैंने मामा जी से पूछा, मैंने कहा आप इस उम्र में भी ऐसी हरकत करो तो जवानी में क्या करा होगा? मैंने कहा आपने तो खूब कोट कूदे होंगे। सब कुछ नहीं यार। मैंने कहा यार अब तो मोबाइल के जमाने, मामा जी पुराने जमाने में प्यार का इजहार कैसे करते होंगे? तो कुछ नहीं, मैं जवानी में हरिद्वार गया था, एक घंटी ले आया। मैंने कहा अच्छा इससे क्या होता है? तो जब भी तुम्हारी मामी से मिलने की इच्छा होती थी तो मैं घंटी बजा देता था। मैंने कहा वाह यार। मैंने कहा कभी मामा जी मामी जी को मिलने की इच्छा हो तो वो तो हर आधे घंटे में आके पूछती थी तुमने घंटी बजाई क्या? ताली बजाओ मामा जी के लिए, ऐसा काम नहीं चलेगा। लड़के बिगड़ रहे, कहाँ बिगड़ रहा है? बिगड़ने का काम आजकल ऊपर से चला आ रहा है। आशाराम बापू, नारायण दत्त तिवारी, दिग्विजय सिंह, हमारे नारायण पटेल जी ने, उमर मामा जी की 72 साल है, पर डेंटिंग पेंटिंग ढंग की करते तो 50 के नजर आते हैं। ये डेंटिंग पेंटिंग का कमाल है। हम 3 लोग खड़े हुए, मैं, ये हमारे अशोक नागर जी और मामा जी। ऊपर से भगवान आए, बोले आज तुम्हारा फैसला होगा। सबसे पहले मेरा नंबर आया। भगवान ने एक बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई, बोले अतुल वाला बाकी का समय तुमको इसके साथ रहना है। मैंने कहा महाराज मैंने जीवन में ऐसे कौन से पाप किए? भगवान बोले तुमने बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। फिर नागर जी का नंबर आया, इनके लिए भी भगवान ने एक बहुत मोटी और काली महिला बुलवाई, बोले अशोक नागर बाकी का समय तुमको इसके साथ रहना है। नागर जी बोले महाराज मैंने जीवन में ऐसे कौन से गुनाह किए? भगवान बोले तुमने भी बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। फिर हमारे आसाराम जी मतलब मामा जी का नंबर आया, पटेल साहब का। इनके लिए भगवान ने 18-20 साल की सुंदर अप्सरा बुलवाई। मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा भगवान पटेल साहब ने जीवन में ऐसे कौन से अच्छे काम किए? भगवान बोले पटेल साहब के अच्छे काम को गोली मारो, इस अप्सरा ने बचपन में एक चिड़िया मार दी थी। बहुत अच्छे। तो हमको तो दूसरों के भी पाप पुण्य भोगना है। ताली बजाओ पटेल साहब के लिए एक बार। नोट बंद हो गए, नोट बंद हो गए, काय की दिक्कत है? वो रामदेव बाबा बैठ गए दिल्ली में, वहां बैठ के चिल्ला रहे काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। आप विश्वास मानना, रामदेव बाबा और मेरी कट्टर दुश्मनी, बिल्कुल कट्टर दुश्मनी। क्योंकि आज से 6 साल पहले मैंने लव मैरिज की, भाग के
और मेरी पत्नी का कलर एकदम ब्लैक, हाँ, एकदम काला। और आप विश्वास मानना, मेरे पास जीवन में एकमात्र धन है, वो है पत्नी। अब रामदेव बाबा दिल्ली में बैठ के चिल्ला रहे, काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। मैंने कहा बाबा जी क्या पिताजी का इलाज चल रहा है, जो वापस लाओ। बड़ी मुश्किल से तो इसको भगा के लाया, और आप कह रहे हो कि वापस लाओ। यहाँ तक थी दुश्मनी, दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी क्यों है? बात आप तक पहुंचे तो ताली बजाना। पहले तो बाबा जी कहते रहे काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। बाद में कहने लग गए कि इसको सार्वजनिक करो। अच्छा अतुल, इसलिए मैं तो ये टेंशन ही नहीं लेता हूँ। क्यों ये हास्य के कभी हास्य व्यंग की बात करते हैं कि हंसी की कीमत खुद रोकर समझता हूँ, हंसी की कीमत खुद रोकर समझता हूँ, पाने की चाह को कुछ खोकर समझता हूँ। और आपके चेहरे पर ये हंसी बनी रहे, इसलिए हर वक्त मैं खुद को एक जोकर समझता हूँ। वाह अतुल, अतुल बहुत अच्छे, बहुत अच्छे अतुल। देखो ये बार बार कह रहे ताली बजाओ, ताली बजाओ। ये बाहर से इनको मालूम ही नहीं है, ये राव बिजलपुर के लोग हैं। ये ताली क्या मैं इंदौर में जा लोगों को बजा के आ जाए? फिर आ जाए। ये लगे हुए हैं ताली बजाओ, ताली बजाओ। तुम्हारे पिताजी के नौकर है ना? ये तुमको ताली बजाने वाले दिख रहे हैं? ये राव बिजलपुर के लोग हैं, सब अच्छी तरह समझते हैं। माल ओरिजिनल होगा तो अपने आप बिकेगा, फोकट में विज्ञापन करने की क्या जरूरत है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। प्राण पी गए। देखो हम तो क्या राव बिजलपुर के लोग हैं, हमारे यहाँ सब काम प्रकृति से होता है। हम सबकी आदत बढ़िया, आप बढ़िया कविता सुनाते हो, ये बढ़िया सुनते हैं, बढ़िया ताली बजा रहे हैं। मैं राव में रहता हूँ, मेरे पड़ोस में जैन साहब रहते हैं, उनकी क्लास मार्केट में कपड़े की दुकान। आदत पड़ गई दिन भर कपड़े फाड़ते, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। आदत पड़ गई, रात की 1:30 बजे वही काम घर पे चालू कर दिया। 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। घरवाली ने एक दिख कान के नीचे 1 मीटर 2 मीटर के चक्कर में मेरी पूरी साड़ी फाड़ के रख दी। आदत का मामला है। हमारे पुलिस वाले लगे हुए हैं, प्रणाम करता हूँ। जितनी दूरी है उतनी बनाए रखना, क्योंकि हमारे दिन खराब चल रहे हैं अभी। ये भी बढ़िया है, इनके पर लक्षण खराब है, क्या करें? है नहीं, सही कह रहा हूँ मैं। ट्रैफिक में नौकरी लग गई, दिन भर एक ही काम, आने दे आने दे, जाने दे जाने दे, चल लगा साइड में, चल लगा साइड में। एक हेड साहब की आदत पड़ गई, रात की 3 बजे वही काम घर पे चालू कर दिया। चल लगा साइड में, चल लगा साइड में। घरवाली ने एक दिन लात खींच के, मैं तो कब से ही साइड में हूँ, तू नो एंट्री में घुसा चला रहा। अरे वाह अतुल, जबरदस्ती प्राण पी रहे हैं। माइक बहुत बढ़िया है, माइक वाले के प्राण पी गए। माइक बदलो, ये बदलो, वो बदलो, काय के लिए बदलो? माइक बढ़िया है, पर लक्षण इसके भी खराब है। मेरे को मालूम है, जब से माइक लगाया एक ही काम करता है, हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो चेक। अब आदत पड़ गई। इनने 4 दिन पहले यही काम रात की 3 बजे घर पे चालू कर दिया, हेलो चेक, हेलो चेक। घरवाली ने एक दिख खींच के, खाली चेक ही करेगा कि प्रोग्राम भी चालू होने देगा? पिटेगा ना तू, पिटेगा तू, आज पिटेगा तू। ताली वाली बजा, ऐसा काम नहीं चलेगा। ये सरदार जी आ गए। सरदार जी भोले आदमी है। 10 साल में पहली बार ऐसा सरदार देखा जो मैडम से इतनी दूर बैठा है। पगड़ी अगड़ी बांध ली है, बढ़िया सरदार जी है, भोला आदमी है। मेरे साथ रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए 3 दिन पहले भोपाल रेलवे स्टेशन पे। 2 आदमी आगे लगे टिकट की लाइन में, इधर सरदार जी खड़े, तीसरे नंबर पे मैं लगा। पहले आदमी ने पैसे बढ़ाए कि अमृतसर का टिकट दे दो। सरदार ने दिया एक घुमा के, अमृतसर बोलता है, अमृतसर साहेब बोल। उसने कहा साहब एक अमृतसर साहेब का टिकट दे दो। फिर पीछे वाले ने देखा यार ये सरदार खतरनाक आदमी है, साहेब नहीं लगाओ तो मारता है। उसने पैसे बढ़ाए कि भटिंडा साहेब का टिकट दे दो। फिर सरदार जी का दिमाग खराब, साला भटिंडे भटिंडे के आगे भी साहेब लगा रहा है, मतलब अमृतसर साहेब का भी नाम खराब कर रहा है। उसने भी माफी मांगी, वो भी निकल लिया, अब नंबर अपना। मैंने कहा ये सरदार वाकई में खतरनाक आदमी है, साहेब लगाओ तो मारे,
नहीं लगाओ तो मारे। मैंने कहा कुछ नहीं, अपन तो अपने राव विजलपुर की बुद्धि लगाओ। मैंने पैसे बढ़ाए, मैंने कहा ये सरदार जहाँ का के वहां का एक टिकट दे दो। तो अपन तो क्या कम में खुश रहने वाले लोग हैं। ये मालवा है, यहाँ कविता भी अगर सुनी जाती है तब पंक्तियां निवेदन करता हूँ कि ममता को छोड़ वासना के स्पर्श पर आ गए, मर्यादित लोग अश्लीलता के निष्कर्ष पर आ गए। वो पंक्तियां तब निवेदन करता हूँ जब इस मंच पर माइक पर खड़े होकर हम माँ सरस्वती की वंदना करते हैं, उस माँ की वंदना करते हैं जिसके हजारों नाम है। जब हम वंदना करते हुए कहते हैं कि हे माँ वागीशा, ज्ञान दे, शुक्ला, शारदे, वागेश्वरी, वाचस्वरी, सनातनी, पारायणी, स्वाम्भवी, कादम्बरी, ईरा, गीरा, केलिवती, जयवती, सरस्वती, ज्ञानम देहि, स्मृतिम देहि, विद्याम विद्याई देवते, प्रतिष्ठाम देहि, कविताम देहि, शक्तिम बुद्धि प्रबोधिकाम के कल माँ की वंदना करते हैं तब पंक्तियां निवेदन करता है। इसमें ताली बजाने की बात नहीं है, ये सब याद करना पड़ते हैं। खाली ताली बजाने से काम थोड़ी चलता है। प्राण पी गए वो। अच्छा आज देखो वो मोदी जी ने एक और नया नियम लिया है, बैंक में 5 बार से ज्यादा जाओगे तो पैसे कटेंगे। आज्ञा नियम है, क्या कर रहे हो ये तुम है कर रहे हो, तेरा बैंक में खाता भी है ना। 5 बार से ज्यादा जाओ पैसे कटेंगे। मेरे पड़ोस में एक बैंक मैनेजर रहता है, उनकी घरवाली ने उनको आवाज लगाई सुनो जी, उसने नहीं सुनी। घरवाली ने 5 बार आवाज लगाई सुनो जी, उसने नहीं सुनी। जब 6ठी बार उसकी पत्नी ने कहा कि सुनो जी, उसने कहा कि आप 5 बार बोल चुकी है, ये 6ठा बार था, अब आपके पैसे लगेंगे। उसकी घरवाली ने कहा अच्छा तो ठीक है, मैं इस बैंक से खाता डिलीट करती हूँ, दूसरी बैंक में खुलवा लूंगी। ये नया है, मौलिक है, मौलिक है। जबरदस्ती प्राण पी रहे के ममता को छोड़ वासना के स्पर्श पर आ गए, मर्यादित लोग अश्लीलता के निष्कर्ष पर आ गए और इतना गिरा दिया कविता के मोल को हमने, 4 तालियों के लिए अर्थ से फर्श पर आ गए। ताली बजाए हैं, क्या कर रहे हो। 25 चुटकुले अभी और लिखे हैं मेरे पास, मैं वो सुना सकता हूँ, लेकिन अगर आप कविता सुनना चाहते हैं तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं। भाई वाह। पैसे खत्म हो गए, नरेंद्र मोदी जी ने ले लिए, नरेंद्र मोदी जी ने ले लिए। आज देखो जब पैसे बंद हुए तो क्या स्थिति हुई। हमारे राजनीति के लोग बैठे, सरदार जी उधर भी बैठे हैं, सरदार से सरदार का फेस मिल रहा है तो ऐसा लग रहा है कि फेस टू फेस हो रहा है। प्रणाम करता हूँ वीर जी आपको। हमारे शिव डिंगू जी बैठे हैं, अभी चुनाव लड़के जीते। नीलेश भैया बैठे थे, चले गए, दिखे गए क्या नीलेश भैया? गए, हाँ जाना ही है। अब इतनी बजे बाद यहाँ क्या करेंगे अब? हाँ उनका और भी काम है, क्या कर रहे हो। पार्षदों के बहुत सारे काम होते हैं, हमारे शिव डिंगू जी अध्यक्ष कई काम निपटा के आए हैं। खाली मत करो, ताली बजाओ शिव भैया के लिए। ये देखो ये नेता लोग है हमारे भैया, चुनाव लड़ते हैं तो ये कोई इनने क्या गुनाह किया क्या? ये प्राण पी गए, नेता ऐसे नेता ऐसे। मैं राजनीति पे कोई कविता नहीं लिखता हूँ, इसलिए नहीं लिखता हूँ, मेरा मानना है कि ये नेता है कोई आसमान से नहीं टपके, इनको हमने जिताया तो नेता बने। और मेरा मानना यह है कि फैक्ट्री अगर खराब है तो उत्पादन ढंग का आएगा क्या? नहीं आएगा। फिर फैक्ट्री सुधारने की बात करो ना, इनके काय के लिए प्राण पीना। ये हमारा नीलेश भैया है, शिव डिंगू जी है, ये पार्षद लोग हैं, इन बापड़ों की हालत तो पहले ही खराब है। इन लोगों की हालत ये कि सुबह उठकर लुगाई का मुंह नहीं देखते हैं, सुबह उठकर नालियां देखना पड़ती है, पानी कहाँ फंसा हुआ है। मेरे पड़ोस वाले भाई साहब का 5 साल का छोरा पूछता है पापा पापा राजनीति किसको कहते हैं? अब वो बेचारा बाप जवाब क्या दे? उसने कहा क्या देख तेरी माँ ये है सरकार, मैं पैसे कमा के लाता हूँ इसलिए मैं हूँ अर्थव्यवस्था। लड़का झट से बोला पापा मैं, तो क्या तू इस देश की जनता, तो साल भर का छोटा भाई ये, तो क्या लोकतंत्र, तो क्या अपने घर में नौकरानी काम करती ये कौन है? तो क्या कर्मचारी। पूरा घर रात की 2 बजे सोया हुआ। उस लड़के ने देखा कुत्ता साल भर का भाई गंदगी करके पड़ा पड़ा जोर जोर से रो रहा है, माँ घोड़े बेच कर सो रही है और रात की 2 बजे बाप नौकरानी के कमरे में घुसा हुआ है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आया, वापस आके सो गया। सुबह 8 बजे अपने बाप से कहता है पापा पापा मैं राजनीति सीख गया। बाप को बड़ा आश्चर्य हुआ, 12 घंटे में राजनीति कैसे सीख गया? और लड़के का जवाब अच्छा लगे तो अच्छी ताली बजाना। लड़का कहता है पापा इस देश की राजनीति ऐसी हो गई है कि जनता भूख प्यास से दुखी है, कि पापा इस देश की राजनीति ऐसी हो गई है
कि जनता भूख प्यास से दुखी है, लोकतंत्र गंदगी में पड़ा हुआ है, सरकार घोड़े बेचकर सो रही है और अर्थव्यवस्था कर्मचारियों का शोषण कर रही है। बस यही इस देश की राजनीति है। ये स्थिति है। ये आप देखो हमारे नेता लोग बैठे, इन पे मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं 4 पंक्तियां पढ़ूंगा, इशारे में समझ जाए तो ताली बजाना कि दूध प्योर होके भी सपरेटा बनेगा तू। हमारे कपिल चौधरी को इन पंक्तियों से इसका कोई लेना देना नहीं है। शिव डिंगू जी को जीतू भैया की तरफ बिल्कुल मत देखना पंक्तियां सुन के कि दूध प्योर होके भी सपरेटा बनेगा तू, झूठ बोल बोल के सच का विक्रेता बनेगा तू। और इनको देखकर मास्टर जी की यही राय थी, बड़ा बदमाश है एक दिन नेता। ताली बजाए हैं मत करो। अच्छा है। आइए आप ताली बजाए, मैं एक अच्छी कविता आपके बीच में पढ़ता हूँ। मैं आपने मुझे हास्य व्यंग में सुना, समय की अपनी मर्यादा है, हमें अशोक भाटी जी और अशोक नागर जी को सुनना है, लेकिन एक वादा मैं आपसे चाहता हूं कि इन कवियों को सुने बिना कोई नहीं जाएंगे और इनके बाद जीतू भैया कविता सुनाएंगे। आप पूरा सदन एक बार तालियां बजाएं भैया के लिए, उनको सुने बिना कोई मत जाना। भैया का मामला बहुत अलग है। मैं तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूं कि वे आदमी बने रहें जैसे हैं नहीं, सही कह रहा हूं मैं। मेरी तकलीफ है कि ये नेता नहीं हो पा रहे हैं, वो इंसान है, इंसान बने रहे, ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पूरा सदन एक बार जीतू जिराती जी के लिए तालियां बजाएं। वाह। हालांकि थोड़ी बहुत नौटंकी तो भैया अपने को भी आनी थी। भले अपन खंबे पे मत चढ़ो, निशानी पे चढ़ जाओ। किसी किसी को सब समझ में आ रहा है पर ताली नहीं बजा रहा है। 2 ही आंख पे पट्टी मत बांधो, एक पे बांधो। इतनी नौटंकी अपने को आना थी, ये राजनीति का काम है। आप जिराती जी के लिए एक बार पूरा सदन तालियां बजाएं। मैं एक कविता पढ़ता हूं कि पिता होते क्या हैं। आपने मुझे हास्य व्यंग में सुना, मैं तमाम हास्य व्यंग की बात कर सकता हूं, लेकिन मैं इस मंच पे खड़ा हूं, जिराती जी भी इस कविता को पहली बार सुनेंगे। मैं कविता पढ़ता हूं कि पिता होते क्या हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, चौथी पंक्ति अगर आप तक पहुंच गई तो मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा। मेरा मानना यह है कि वह व्यक्ति सर्वाधिक धनवान है जिसके घर में उसके पिता जीवित है। बस यहाँ से पंक्तियां सुनिएगा कि पिता के संस्कारों की 12 खड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं, पिता के संस्कारों की 12 खड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं, उनकी मुस्कुराहट की घड़ी 2 घड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं कितना भी कमा लूं, कुछ भी बन जाऊं दुनिया में, मेरी कीमत आज भी उनकी पगड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। बस आप, मैं हास्य व्यंग की बात और कर सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि बड़ी मेहनत से यह कवि सम्मेलन संजोया है, तब मैं एक अच्छी कविता पढ़ना चाहता हूं। हमने मामा जी पर टिप्पणी की कि बुजुर्ग ऐसे होते हैं, लेकिन हमने हास्य व्यंग के लिए की क्यों इन बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, इस पीढ़ी का सम्मान करना चाहिए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, अगर कहीं मालवा कविता समझता हो, कहीं जो आक्षेप लगता है कि मालवा में कविता नहीं सुनी जाती, तब मेरी 4 पंक्तियों पे आपकी तालियां मुझ तक पहुंचे कि संवेदना मर गई या जिंदा है ये सवाल जरूरी है। संवेदना मर गई या जिंदा है ये सवाल जरूरी है। अपनी भी इमारत खंडहर होगी ये ख्याल जरूरी है। और इनको देखकर लगता है कि हम जागीरदार हैं शहर के, ये पुराने महल है, इनकी देखभाल जरूरी है। मैं बहुत आभारी हूँ आपका। मैं एक निवेदन कर रहा था, अभी मंच से कहा गया कि जीतू जिराती जी वापस विधायक बनेंगे। मैं उस बात को और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अगर मेरी बात पर आपकी मोहर लगे तो फिर पूरा सदन एक बार दोनों ऊपर हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाए। बोलने तो दे मेरे बाप। जीतू भैया अगले विधायक नहीं, अगले मंत्री बनेंगे। खाली ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, वोट भी देना पड़ेंगे। भैया बहुत भोले आदमी है, क्योंकि मैं जानता हूँ नई नई शादी हुई, पहली बार भाभी जी को लेने के लिए गए ससुराल, सासू जी ने कह दिया जमाई साहब छोरी को हफ्ते भर बाद भेजेंगे। ये वापस आ गए, फिर हफ्ते भर बाद गए, फिर सासू जी ने कह दिया जमाई साहब छोरी को हफ्ते भर बाद भेजेंगे। ये अड़ गए, अड़ते कैसे नहीं, आखिर राव बिजलपुर का पानी के नहीं लेके ही जाऊंगा।
तो जीतू भैया सासू जी ने इनकी साली से कहा कि जा बेटा तेरे जिया जी कह देना कि बहन को हफ्ते भर बाद भेजेंगे, और ली माने कह देना कि हमारी माँ को देवी आती है सब बात मनवा के छोड़ती है। इनकी साली ने आका को जिया जी हमारी माँ को देवी आती है, इन्होंने कहा कान दो देवी एवी कौन सी देवी सब देख लेंगे। विश्वास मानना भाई साहब 15 मिनट के बाद इनकी सासू जी आ गई सब बाल खोल के चंडी का रूप धारण करके, और वो कहने लग गई कि देवी आ गई नहीं भेजूंगी, देवी आ गई नहीं भेजूंगी। इन्होंने 15 मिनट तक ड्रामा देखा, उसके बाद इनकी बुद्धि जागृत हुई। जागृत बुद्धि ने जो जवाब दिया, जवाब पसंद आए तो पूरा सदन भैया के लिए जोरदार ताली बजाना। इनकी सासू जी कह रही थी कि देवी आ गई नहीं भेजूंगी, देवी आ गई नहीं भेजूंगी। इन्होंने कहा हट, बेरू आ गया लेके जाएगा, बेरू आ गया लेके जाएगा, बेरू आ गया। क्या बात है अतुल। अच्छा आप मेरे को सुनने में ज्यादा लोड मत ले, आप मेरे को इस तरह से सुनो जैसे मैं इस मंच का सबसे छोटा कवि हूँ। 10 का नोट, अपन राव विजलपुर के लोग हैं, अच्छी तरह समझते 10 का नोट कैसा भी हो, फटा हो, टूटा हो, टेप लगा हो, चली जाता है। ये हमारे हिमांशु भावसार को सुनना, ये 1000 का पुराना नोट है, रात में कभी भी बंद हो सकता है। ये हमारा सरदार जी 500 का नया नोट है, लोग सरदार को देखने को ही मरे जा रहे हैं। ये इधर दिनेश भैया बैठे हैं, ये 10 का सिक्का है, लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा है कि असली है कि नकली है। ताली अगली बात पे बजाना, लेकिन मोदी जी ने ये कह रखा है कि जो इसको नकली मानेगा उस पे केस किया जाएगा। इधर गुलाबी रंग में 2000 का नोट बैठा है, बैठा ही है। इस 2000 के नोट की दिक्कत ये है कि ये खुला नहीं हो रहा है। होए कहाँ से, आगरा में है। कहाँ से गुल्ला हो? प्रेम की नगरी ताज की नगरी से आई हूँ, ताज की नगरी से आई हूँ, खुद का ब्याह हो ही नहीं रहा है। 2-4 दिन यहाँ रहो, ताली बजाओ, ऐसा काम नहीं चलेगा। मेरे से कह रही थी आप प्यार मोहब्बत की कविता नहीं लिखते हो, मैंने कहा नहीं लिखता हूँ देवी। क्यों नहीं लिखते हो? मैंने कहा कि इस लायक हाइट नहीं है, एक तो हाइट नहीं, ऊपर से कलर वाइट नहीं, शरीर के अंदर वेट नहीं, शरीर के ऊपर फेट नहीं, और तो ढंग का नहीं है थोबड़ा। अब बताओ कैसे मरे अपने पर रानी मुखर्जी और प्रियंका चोपड़ा? क्या बताओ कैसे मरे अपने पर रानी मुखर्जी और प्रियंका चोपड़ा? अरे आजकल की लड़कियां तो प्रेमी को खूंटी पर कपड़ों की तरह टांगती है, खुद भले सुरपणखा हो पर लड़का ऋतिक रोशन मांगती है। खुद भले सुरपणखा हो पर लड़का ऋतिक रोशन मांगती है। और जब अपने को मालूम है कि अपने में ऋतिक रोशन बनने का नहीं है कायदा, तो फिर जबरदस्ती अमरीश पुरी बनने से भी क्या फायदा। इसलिए मैं तो ये टेंशन ही नहीं पालता। मेरे से बोला आप मेरे पे कविता लिखो, मैंने कहा कि देवी मेरा तलाक करा के जाएगी क्या? या मैंने 2 पंक्तियां लिखी, आप आनंद लेना। मैंने कहा कि तू मेरी करीना कपूर, कि तू मेरी करीना कपूर और मैं तेरा ऋतिक रोशन, तू है मेरी दांत खाज खुजली और मैं तेरा जालिम लोशन। खत्म। वाह वाह वाह। ये अपने श्रृंगार रस का स्टैंडर्ड है। मैंने कहा ना अपन मालवा के लोग हैं, मालवा का आदमी इतना एडवांस होता है, गलतियों में खुशी ढूंढ लेता है। शिवराज सिंह ने योजना चलाई, बेटी बचाओ अभियान, जिसके घर में 2 लड़कियां हैं सरकार 25,000 रुपए इनाम देगी। मेरा एक मित्र रहता है बीजलपुर में, उसने एक लड़की पिंकी, उसको टेंशन हुआ कि 2 होती तो 25,000 रुपए मिल जाते। उसने उसकी घरवाली से कहा देख तू बुरा नहीं माने तो एक बात कहूँ तो क्या आज से 5 साल पहले मऊ में मेरे से एक गलती हो गई थी। क्या बात है? तू अगर कहे तो मैं उस गलती को ले आऊं। तो एक तो अपनी पिंकी, एक गलती हो गए 25,000 रुपए मिल जाएंगे। उसकी घरवाली ने 1 घंटे तक रोना पीटना मचाया। उसके बाद में उसको समझ में आया कि इन्होंने गलती की, मान ली, तो जाओ ले आओ। मेरे मित्र ने गाड़ी स्टार्ट की, महू गया, गलती को निलाया धुलाया, लेके यार पत्नी से बोला कि देख मैं इसको ले आया हूँ। अब एक तो अपनी पिंकी, एक ये गलती हो गए 2, किसी का बाप अपने को 25,000 रुपए लेने से नहीं रोक सकता है। तू बुला पिंकी को। उसकी पत्नी बोली कि उसको तो ले गए।
कि कौन ले गए, तो जिसकी गलती थी देवास वाले ले गए उसको। तो गलती क्या एक ही से होती है, जबरदस्ती प्राण पी रहे हैं। इनको मालूम ही नहीं है राव बीजलपुर के लोग हैं। ये हमारे कपिल चौधरी है, सब तोती पालते, इनने तोता पाल लिया। तोता भी कपिल चौधरी का। इनके घर एक लड़की है, इन्होंने तोते से पूछा कि बता तोते इस महिला के बारे में तेरे क्या विचार है। तोता बोला कपिल तू भी कमाल है, पर ये औरत एक नंबर का माल है। इनका दिमाग खराब। घर आए मेहमान की बेइज्जती, इन्होंने पानी की बाल्टी मंगाई, तोते को पकड़ा, डुबो दिया पानी में, डुबोया निकाला, डुबोया निकाला, तोता मरने जैसा हो गया। इनने कहा कब ऐसी गलती करेगा तो नहीं करूंगा, तो पक्का, तो पक्का। तोते को छोड़ दिया। 10 दिन बाद वही महिला वापस आई। फिर कपिल भाई ने पूछा कि बता इस महिला के बारे में तेरे क्या विचार है। तोता बोला कि भद्र महिला है, सुंदर है, सुशील है, गुणवान है, रूपवान है, इसकी लिए कोई सती सावित्री नहीं है। कपिल भाई खुश। लेकिन अब की बार तोते ने महिला से पूछ लिया कि बता तोते, महिला ने तोते से पूछ लिया कि बता तोते मेरे घर में एक आदमी आए तो। तोता बोला कि आपका पति, 2 आए तो एक आपका पति, एक आपका पिता, 3 आए तो एक आपका पति, एक आपका पिता, एक आपका भाई। फिर महिला बोली मान लो तोते मेरे घर में 4 आदमी आए तो। तोता बोला कि कपिल भाई वो पानी की बाल्टी लेके आओ। ये औरत मेरा मुंह खुलवाने पर तुली हुई है। अपन तो क्या मालवा, जबरदस्ती प्राण पी रहे। मोदी जी आ गए, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, मोदी जी आ गए। आप भरोसे मत रहना, है नहीं, सही कह रहा हूँ मैं। हम तो हिंदुस्तान के इतने कलाकार लोग हैं कि जहाँ रहे वहाँ चालू कर दे। ये हमारा सुरेंद्र भैया देखो, ऐसा सिंधी आदमी हो तो जहाँ चालू कर दे, वहाँ जहाँ रहे वहाँ। 3 इंजीनियर मरे, भारत पाकिस्तान और चीन का ऊपर पहुंचे। यमराज का दरवाजा खटखटाया, इतनी जोर से खटखटाया दरवाजा नीचे गिर गया। अंदर से दूत आया, बोले क्या चाहिए, तो हम इंजीनियर अंदर ले लो। दूत ने कहा अंदर तो ले लूंगा, पर ये दरवाजा ठीक करवाना, इसकी कीमत बता। दूत ने पहले पाकिस्तान वाले से पूछा तू बता रहे रहीम खर्च कितना आएगा। रहीम बोला महाराज खर्च आएगा 9,000 रुपए का। तो कैसे, तो क्या 3,000 की लेबर, 3,000 का मटेरियल और 3,000 मेरे। दूसरे नंबर पे उसने चीन वाले से पूछा कि तू बता रहे चिंग पांचो खर्च कितना आएगा। वो बोला महाराज खर्च आएगा 12,000 रुपए का। तो कैसे, तो क्या 4,000 की लेबर, 4,000 का मटेरियल और 4,000 मेरे। अब उनके बाद में अपने भारत का पुरुषोत्तम अपनी मस्ती में खड़ा हुआ, उसको कोई लेना देना नहीं कि चल क्या रहा है। दूत ने उससे पूछा तू बता रहा पुरुषोत्तम खर्च कितना आएगा। पुरुषोत्तम बोला देखो महाराज खर्च आएगा 29,000 रुपए का। कि वो 29,000 का कैसे आएगा, तो क्या 10,000 तो तेरे। ताली बजाए, ऐसा काम नहीं चलेगा। कि 10,000 तो तेरे, 10,000 मेरे, बचे 9,000 तो इस पाकिस्तानी को ठेका दे देंगे, अपने आप काम करेगा, अपने करने की क्या जरूरत है। अपन तो क्या कम में खुश रहने वाले लोग हैं। देखिए मैं जो कविता पढ़ रहा था उसके बजाय एक अच्छी कविता पढ़ता हूँ, गंभीर कविता पढ़ता हूँ। हंसने हंसाने की बात हमने खूब की। पंडित अशोक नागर जी को अभी हमें सुनना है, वे हास्य के बड़े कवि हैं। अशोक भाटी जी को सुनना है, दिनेश दिग्गज जी को सुनना है। मैं एक नई कविता पढ़ता हूँ, मैं विषय पढ़ूंगा। अगर विषय पर आपकी तालियां आ गई तो मैं एक छोटा सा व्यंग आप तक पहुँचाता हूँ। पिछले दिनों पाकिस्तान में गायत्री मंत्र का पाठ हुआ और मंच पर थे नवाज शरीफ। उसके बाद नवाज शरीफ ने प्यार और सद्भाव की बातें की। यहीं से मैं एक नई कविता पढ़ता हूँ, आप एक बार तालियां बजा दीजिए। अच्छा विषय है, अच्छा विषय, अच्छा विषय। कि गायत्री मंत्र पढ़ते ही कानों में नवाज बोले शरीफ की बोली में। गायत्री मंत्र पढ़ते ही नवाज, गायत्री मंत्र कानों में ही पढ़ते नवाज, गायत्री मंत्र पढ़ते ही कानों में नवाज बोले शरीफ की बोली में। क्या रखा है, क्या रखा है बम बारूद तोप तमंचे गोली में। जब मंत्र पढ़ते हैं कानों में तन मन सारा शुद्ध होता है, पर आप जब भूलते हैं अपना ये सनातनी अतीत, तब कारगिल में युद्ध होता है, तब कारगिल में युद्ध होता है। इन मंत्रों से हमने, इन मंत्रों से हमने प्रेम मानवता सद्भाव झरते देखे हैं। इन मंत्रों से हमने अच्छे अच्छों के भूत उतरते देखे हैं। ये केवल मंत्र नहीं है, ये केवल मंत्र नहीं है, ये सभ्यता है, संस्कार है, जीवन है, दर्शन है, गंगा का नीर है। ये मंत्र हमारा मस्तक है, ये मंत्र हमारी तकदीर है।
ताली बजाए हैं, क्या कर रहे हो? नई कविता देख के पढ़ रहा हूँ, उसमें क्या हो गया? आप घर के हो, बाहर वालों को जाके ऐसा सुनाएंगे तो वो पैसे नहीं देंगे। यहाँ पैसे ऑलरेडी मिलना नहीं है। नई कविता है, पूरी बाद में कभी पढ़ूंगा, आप एक बार। लेकिन मैं चाहूंगा अतुल, जिस विषय को तुमने उठाया था, ये हम सम्मान करते हैं। अतुल बहुत अच्छे रचनाकार हैं, युवा रचनाकार हैं। तुमने विषय बहुत अच्छा लिया कि गायत्री मंत्र पाकिस्तान में हुआ और सबने उसको सराहा, और उस व्यक्ति ने भी सराहा जिसने सदैव सनातन संस्कृति का, हमारी भारतीय मनीषा का विरोध किया। लेकिन मेरा ऐसा मानना कि जिस विषय को तुमने उठाया, उस विषय की कविता अगर तुम कहो, तुम पढ़ोगे, तो शायद आज का ये पूरा वातावरण सार्थक होगा। मैं चाहता हूं कि अतुल, मेरा प्रिय छोटा भाई, पिता शीर्षक से जो उसकी कविता बड़ी लोकप्रिय रही, आपकी तालियों इस बात पर प्रस्थांकन करें ताकि हम उससे वो कविता सुन सकें। मैं भी यही कह रहा था। तूने तो मेरे को कहा था, ये तू क्या बोल कलाकार हैं, लाला जी हैं, ये हमारे सुरेंद्र श्रीवास्तव के भाई हैं। लाला लोग बड़े चालू होते, दूसरे के शोकेस में रख के अपने समोसे बेच ही लेते हैं। मैं वही कविता पूरी करता हूँ। भैया आप भी पहली बार सुनेंगे, मैंने वहां से कविता प्रारंभ की थी कि पिता के संस्कारों की 12 खड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। मेरी तमाम बकवास को 2 मिनट के लिए माफ कर दीजिएगा कि पिता के संस्कारों की 12 खड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं, उनकी मुस्कुराहट की घड़ी 2 घड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं कितना भी कमा लूं, कुछ भी बन जाऊं दुनिया में, मेरी कीमत आज भी उनकी पगड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। और यहाँ से पंक्तियां सुनिएगा कि मेरी कीमत आज भी उनकी पगड़ी से ज्यादा कुछ भी नहीं। वो फटी किताबें, टूटी कलम, स्लेट पट्टियां याद आती है। वो फटी किताबें, टूटी कलम, स्लेट पट्टियां याद आती है। साल भर रहता था जिनका इंतजार, वो छुट्टियां याद आती है। अब भी लड़खड़ा जाता हूँ चलते चलते कहीं किसी राह में, मुझे भगवान से पहले बस पिता की उंगलियां याद आती हैं। वाह 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 वाह। मुझे भगवान से पहले, आप बहुत मन से सुन रहे हैं, 4 पंक्तियां गंभीरता के साथ पढ़ता हूँ। वो पंक्तियां पढ़ता हूँ जिनको लिखते वक्त मैं रोया था। दावा तो नहीं करता, लेकिन एक विश्वास है कि अगर आपने मन से पंक्तियों को सुना तो आपकी भी पलकें गिली होंगी। 80% लोगों का एक दर्द पढ़ता हूँ, एक दृश्य अधिकतर बच्चे बचपन में देखते होंगे। बस पंक्तियां मन से सुनिएगा कि मुझे भगवान से पहले बस पिता की उंगलियां याद आती है। मेरे हर अच्छे बुरे काम उनके ध्यान में रहते थे। मेरे हर अच्छे बुरे काम उनके ध्यान में रहते थे। हम घर में नहीं, उनके दिलो जान में रहते थे। और मैं नई जींस टी शर्ट पहन सकूं दिवाली पर, इसीलिए पिता मेरे फटी बनियान में रहते थे। इसीलिए पिता मेरे फटी बनियान में रहते थे। अरे अरमानों से लाई गुल्लक यूं ही फोड़ देता था, खाते खाते थाली में कलेवा छोड़ देता था। फिर भी पिता थे जो खुशी से मुस्कुराते थे, जब घर लाते ही पल में खिलौना तोड़ देता था। और अगर किसी को अपने पिता से कोई शिकायत हो तो मेरी हास्य व्यंग के इस नालायक कवि की 4 पंक्तियां सुन लीजिएगा, शायद आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। और कविता पे नहीं, एक टिप्पणी करता हूँ, अगर टिप्पणी आप तक पहुँचे तो फिर पूरे सदन की तालियां मुझे मिले। मेरा मानना यह है कि अगर राजा दशरथ ने अपने बेटे रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास नहीं दिया होता तो रामचंद्र बहुत बड़े राजा तो बने होते, पर भगवान कभी नहीं बनते। बस इसी भाव से पंक्तियों को सुनिएगा कि मुझे लगता था कि पिता के फैसले कड़े होते हैं। मुझे लगता था कि पिता के फैसले कड़े होते हैं, पर कड़े फैसलों से हम पैरों पर खड़े होते हैं। और मैं पिता बना तब मैंने सचमुच ये महसूस किया, बच्चे बच्चे होते हैं, बड़ी मुश्किल से बड़े होते हैं। और अंतिम पंक्तियां साथ ले जाइएगा तो मेरा यहाँ आना सार्थक हो जाएगा कि अपनी जड़ें मत काटो, कोई फरियाद काम ना आएगी। अपनी अपनी जड़ें मत काटो, कोई फरियाद काम ना आएगी। घर का आंगन छोड़, कोई जायदाद काम ना आएगी। अगर सताया उस पिता को जिसने तुम्हें नाजों से पाला है, बुढ़ापे में तुम्हारे लिए तुम्हारी औलाद काम ना आएगी, काम ना।